Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, कैसे हैं आप सब? We started a new chapter, chapter 18, the last steps to independence in the last lecture. आज हम उस chapter को खत्म करेंगे. So let's see what happened after immediate partition. So, what are we going to do the first? Absolutely right. हम सबसे पहले करेंगे recall. Recall करेंगे कि हमने last lecture में क्या discuss किया था. We discussed the events moving on from 1940 to 1946, जहां हमने ये देखा कि कैसे Pakistan resolution was passed, which we know as Lahore resolution as well. Then what happened? What was the scenario for the Second World War? फिर उसके बाद कैसे Britishers ने जो promise किया था कि they will give India self independence या self governing government, उन्होंने उसको कैसे move forward किया, फिर कैसे क्रिप्स मिशन आया, फिर कैसे कैबिनेट मिशन आया, किन वजूहात पे कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने उनको रिजेक्ट किया. सो दिस इज ऑल वी वेंट थ्रू, एंडिंग एट अ पार्ट वेयर मिस्टर एटली, क्योंकि 1945 के इलेक्शंस के बाद लंदन में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी एंड मिस्टर एटली वाज द हेड, और उन्होंने इस बात से अग्री किया था कि इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए. सो यस, फाइनली द यूनाइटेड इंडिया, व्हिच वाज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 separate parts, one being Pakistan, where Muslim majority areas were grouped together, and the other being India. Now, it was a new beginning. However, ये नई शुरुआत होने के बावजूद इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी और ऐसी मुश्किलात थी जिनका सामना जो है वो पाकिस्तान को being a new born state करना पड़ा. Now, सबसे पहली चीज जो हुई, immediately after the decision being passed, इंडिपेंडेंस सॉ टेरिबल सीन्स. इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे हादसात हुए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए विच वर नॉट एक्सपेक्टेड एंड विच वर नॉट थॉट ऑफ. सबसे पहले 6 मिलियन इंडियन एंड 6 रेफ्यूजीज. 6 मिलियन, 6 मिलियन सिख और इंडियंस थे जिनमें हिंदूज मेजॉरिटी थी, जिन्होंने पाकिस्तान जो छोड़ के इंडिया गए सिंस दे वर लीविंग देयर नेटिव एरियाज. क्योंकि पार्टीशन होने से पहले यूनाइटेड इंडिया था तो वो उस जगह पे रहते थे, बट जब पार्टीशन हो गई तो उन लोगों ने प्रेफर किया कि वो जाके इंडियन साइड पे रहेंगे. देन 8 मिलियन मुस्लिम्स वर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. लेकिन दूसरे हाथ पे जो मुसलमान थे जो इंडियन साइड पे रहते थे, जो बेशक रहना भी चाहते थे, उनको जबरदस्ती फोर्स करके पाकिस्तान भेजा गया. अब ये एक रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी. इस प्रॉब्लम में बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, बहुत लोग मारे गए, क्योंकि जैसे ये ट्रेवल हुआ एंड पीपल ट्रेवल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदूज थे जो नहीं चाहते थे कि मुसलमान इंडिया वाली साइड पे रहें, और बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो पाकिस्तान वाली साइड पे नहीं रहना चाहते थे. तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जब ये माइग्रेशन हुई, जब इंडिया से लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से लोग इंडिया गए, तो बहुत फसादात हुए, बहुत झगड़े हुए, बहुत सारे लोग मारे गए. सो इट वॉज द बिगेस्ट माइग्रेशन ऑफ द मैनकाइंड. ये सबसे बड़ी माइग्रेशन थी इन द वर्ल्ड, जिसमें लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए, और बहुत सारे जो हैं वो इश्यूज भी सामने आए. मूविंग ऑन, पार्टीशन के साथ साथ जैसे ही ये ज्योग्राफिकल डिमार्केशन हुई, जैसे ही ये 2 कंट्रीज फॉर्म हुए, ये 2 कंट्रीज बने, तो जूनागढ़, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि अंडर इंडियन गवर्नमेंट नहीं आती थी और वो इंडिपेंडेंट थी. जब पार्टीशन हुई, जब ये बंटवारा हुआ, तो उन स्टेट्स को ये हक दिया गया कि वो या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं या इंडिया के साथ जुड़ जाएं. सो उनमें से जूनागढ़, इट ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान बट वाज सीज्ड बाय इंडियन फोर्सेस. जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट थी. इस स्टेट ने ये चूज किया कि वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेगी या पाकिस्तान के साथ रहेगी, लेकिन उनके इस डिसीजन के बावजूद इंडियन फोर्सेस, इंडियन ट्रूप्स जो इंडिया के साइड के सोल्जर्स थे, उन्होंने उस पर हमला किया, उसको अपने कब्जे में किया और उसको जबरदस्ती अपनी स्टेट के साथ ऐड कर लिया. हैदराबाद वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. हैदराबाद एक और बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट थी जो ज्योग्राफिकली, जिसका एरिया बहुत ज्यादा था. वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहें. उनका मुस्लिम रूलर था, तो वो ना वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे ना वो इंडिया के साथ. लेकिन इनका भी वही फेट हुआ. इंडियन ट्रूप्स ने इन पे हमला किया, इनको कब्जे में लिया और इनको जबरदस्ती अपने कंट्री के साथ ज्वाइन कर लिया. नाउ, जो थर्ड प्रिंसली स्टेट थी वो थी जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर आज भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेट है. इस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सका, लेकिन जब शुरू में इनको ये
हक दिया गया कि ये चूज करें कि ये किस कंट्री के साथ जाएंगे, तो इनका जो लीडर था दैट वाज अ हिंदू लीडर. सो हिंदू रूलर अगेंस्ट द विशेस ऑफ मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्वाइंड इंडिया. उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी अबाउट 90% वो मुसलमान थे. हिंदू रूलर ने मुसलमानों की ख्वाहिश के अगेंस्ट जाके इंडिया के साथ मिलने का फैसला कर लिया. इस फैसले के बाद क्या हुआ कि क्योंकि वहां की आबादी ये चाहती थी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने बिकॉज दे वर मुस्लिम्स, तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अ वॉर ब्रोक आउट. व्हेन द वॉर ब्रोक आउट तो यूएन यूनाइटेड नेशंस उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने ये फैसला किया कि इस मसले का हल जो है वो लड़ाई की बजाय पीसफुली निकाला जाए और एक प्लेबिसाइट होल्ड किया जाए. प्लेबिसाइट का मतलब है वोटिंग, मतलब लोग खुद वोट करें जो कश्मीर के लोग हैं और वो ये डिसाइड करें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ. Now it's been 50 years, more than 50 years, in fact 70 years to independence. India till today has not honored this decision. इंडिया ने अब तक ये प्लेबिसाइट कश्मीर में होने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज तक ये इशू ही है और सॉल्व नहीं हो सका. So it still stays the most highlighted issue between India and Pakistan. Then moving on, अब ये तो हालात थे जो पार्टीशन पे हुए. जब पार्टीशन हुई तो these were the scenes and these were the scenarios which were faced. अब पाकिस्तान जब एक न्यूली फॉर्म्ड कंट्री हो गया तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी. सो प्रॉब्लम्स फेसिंग द यंग पाकिस्तान, सबसे पहली इंडिया टुक ओवर द नेम इंडिया. जो ये नाम था इंडिया, ये इंडिया ने ले लिया. इससे क्या हुआ, उनको एक बहुत बड़ा फायदा. जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, बिकॉज ऑफ दिस नेम इट रिमेन्ड रजिस्टर्ड. हाउएवर बीइंग अ न्यू कंट्री, पाकिस्तान को ऑल ओवर न्यू इनको ज्वाइन करना पड़ा. देन इट टुक ओवर ऑल द मेजर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, सिविल सर्विस, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिश के जितने इंस्टीट्यूशन थे या जो इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिश ने सेटअप किए हुए थे वो सारे इन लोगों ने अपने हिस्से में कर लिए. सो जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पैसा है, जो मिलिट्री है, जो डिफेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें से कुछ भी पाकिस्तान के हिस्से नहीं आया, ना इन्होंने दिया. इवन जो मिलिट्री फोर्सेस, जो एम्युनिशन आर्म्स थे, जो डिसाइड हुए थे कि पाकिस्तान को मिलेंगे ऑन पार्टीशन, वो भी इन लोगों ने पाकिस्तान को नहीं दिए और वो आज तक नहीं दिए गए. द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज रेफ्यूजी प्रॉब्लम. रेफ्यूजी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि लाखों की तादाद में लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया मूव किए. सो जो लोग पाकिस्तान के अंदर मूव किए, पाकिस्तान जियोग्राफिकली इंडिया से स्लाइटली छोटा मुल्क है एरिया वाइज. अब जब इतने सारे लोग पाकिस्तान में मूव किए, नया कंट्री था, इट हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे क्योंकि नई कंट्री में, क्योंकि इन लोगों ने सिविल सर्विसेज और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस अपने हिस्से में कर लिए थे, तो पाकिस्तान के पास जब कुछ नहीं आया तो एज अ न्यू कंट्री इट हैड टू डेवलप एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. इवन ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज में रखने के लिए टेबल्स और चेयर्स तक नहीं थी. सो जहां इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जहां कोई पैसा नहीं है, वहां अगर और लोग आ जाएंगे तो इट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम. लेकिन पाकिस्तान, इवन दो बीइंग अ वेरी न्यू इन्फैंट कंट्री, इट केटर्ड टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से इन इश्यूज को रिजॉल्व किया. इट टुक सम टाइम ताकि गवर्नमेंट ऑफिसेज सेटअप हो सकें, डिफरेंट फील्ड सेटअप हो सकें, डिफरेंट सेक्टर सेटअप हो सकें, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए. देन द थर्ड वन बीइंग लैक ऑफ इंस्पिरेशनल लीडर्स आफ्टर जिन्ना एंड लियाकत अली खान. पाकिस्तान बनने के थोड़े अरसे बाद सितंबर 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही लेफ्ट द वर्ल्ड एंड द नेशन वाज स्ट्रैंडेड. जो कौम थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि जो लीडर उनको हाथ पकड़ के पार्टीशन के बाद, पार्टीशन तक इनफैक्ट और उसके बाद तक लेके आया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था. पूरी कौम बहुत सोगवार हो गई. लेकिन देन केम लियाकत अली खान. लियाकत अली खान बीइंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभाली और मुल्क के लिए बहुत अच्छे तरीके से जोश व खरोश से काम स्टार्ट किया. बट देन ही ऑल्सो लेफ्ट द वर्ल्ड और पाकिस्तान के पास अब कोई ऐसा इंस्पिरेशन लीडर नहीं रहा जो उतने ही जोश और जज्बे से पाकिस्तान के लिए काम करे. देन केम द कश्मीर इशू. जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि कश्मीर इशू, ये वो टाइम था 1948 जब वॉर ब्रोक आउट और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये तनाज़ा जो था वो मज़ीद बढ़ता जा रहा था कि जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहती थी, जबकि जो लीडर था उनका या रूलर था उसने इंडिया के साथ ज्वाइन होने का जो था फैसला कर लिया था. सो ये इशू मज़ीद बढ़ता जा रहा था. ये वो वक्त था जब यूएन ने इंटरवीन किया और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की, जो कि आज तक अनरिजॉल्व है एंड इट स्टिल स्टेज अनरिजॉल्व.
I hope it gets sorted out in the years to come. Then Pakistan, not a very rich country. जैसा कि अभी आपने देखा कि नया country था, ना डिफेंस सिस्टम था, ना पैसे थे, ना मिलिट्री एम्यूनिशन थी, ना एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी. तो इस सब के बावजूद पाकिस्तान का सिर्फ 1/3 एरिया वाज कल्टिवेबल. मतलब जो फर्टाइल सॉइल थी जिसपे एग्रीकल्चर, जिसपे ज़रूरी मुल्क के तौर पे पाकिस्तान डेवलप कर सकता था, वो सिर्फ 1/3 हिस्सा था. बाकी डेजर्ट और माउंटेन्स थे. एंड ऑन द अदर हैंड ये ज़रूरी मुल्क बनने के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि जो 5 दरिया पाकिस्तान में फ्लो करते थे उनमें से 3 का हिस्सा जो है वो इंडिया को कंट्रोल दे दिया गया था, और इंडिया ने इसका पानी रोक दिया. आफ्टर 1948, आफ्टर द कश्मीर इशू, इंडिया स्टॉप्ड द वाटर्स फॉर 3 रिवर्स, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी हुआ. लिमिटेड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स पाकिस्तान के पास, सिंस इट वाज अ न्यू कंट्री, इंडस्ट्रीज भी मेजर जो थी वो इंडिया के हिस्से में चली गई, इंडिया ने ले ली, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आया था. जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो भी बहुत कम थे. 750,000 टन ऑफ कोल पाकिस्तान के हिस्से में आया, और इसके अगेंस्ट इंडिया के पास 46 मिलियन टन्स थे कोल के. सो ये एक रफ कंपैरिजन है ये शो करने के लिए कि पाकिस्तान के पास कितनी कम चीजें थी. देन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, 2 विंग्स बनाए गए. अब ये दोनों विंग्स, दरमियान में इंडिया, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान. दे वर सेपरेटेड बाय 1600 किलोमीटर्स. 1600 किलोमीटर दूर थे ये दोनों हिस्से, एंड विद नो कम्युनिकेशन नेटवर्क. और इनके दरमियान कम्युनिकेशन का कोई नेटवर्क नहीं था. तो खुद सोच लें कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना मुश्किल होगा कि 2 जगह पे कंट्रोल है गवर्नमेंट का, और वो दोनों जगह आपस में साथ साथ ही नहीं है, और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है उनके दरमियान. देन वाइड स्प्रेड फ्रॉड एंड करप्शन. नया पाकिस्तान जब बना, मेजर इंस्पिरेशनल लीडर्स जाने के बाद, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कोई ऐसा लीडर नहीं था जो पाकिस्तान की भागदौड़ अच्छे तरीके से संभाले और उसको सही तरीके से लेके चल सके. तो करप्शन और फ्रॉड बन गया, लोग बढ़ गया. लोगों ने ये कोशिश की कि पैसे उनके हाथ में आ जाएं, तो उस चक्कर में कौम का तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ. ये चलता रहा जब तक 1958 में मार्शल लॉ नहीं लगा. मार्शल लॉ से जो आई वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और उसके बाद इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आई. देन लेट्स टॉक अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी. यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि ऐसे दरिया जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में थे, उनमें से 3 का कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया. 1948 में इंडिया ने हेडवर्क्स, इन दरियाओं का जो पानी है वो रोक लिया. 1960 में आके यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के बाद एक ट्रीटी और एक अग्रीमेंट साइन हुआ नोन एज इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत इंडिया ने दोबारा पानी खोला, और ये बात डिसाइड की गई कि ये पानी दोबारा रोके नहीं जाएंगे. नाउ दिस इज वेयर आई एंड द चैप्टर. पाकिस्तान बीइंग फॉर्म्ड with the administrative issues, with the other issues, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आज तक कायम और दायम है. and I pray कि it always stays the same, because पाकिस्तान ने अपने issues को overcome किया, अपने आप को politically, socially, economically stable बनाया, और इतना stable बनाया कि आज पाकिस्तान के culture की, पाकिस्तान की अपनी एक अलग पहचान है. So now I'm going to continue with the questions. The first one being, why was it harder for Pakistan to establish itself as a working country after partition? पाकिस्तान के लिए अपने आप को पार्टीशन के बाद एज अ कंट्री, एक मुल्क के तौर पे इस्टेब्लिश करना क्यों मुश्किल था. अभी मैंने ये बात डिस्कस की कि सिंस पाकिस्तान के पास ना कोई मिलिट्री एम्यूनिशन थी, ना डिफेंस सिस्टम था, ना सिविल सर्विस सर्वेंट थे, ना गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर रखने के लिए टेबल्स और चेयर्स थी, ना पैसा था. तो जब बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज नहीं थी और पैसे नहीं थे उनको सेटअप करने के लिए, तो कैसे मुश्किलात ना होती. Then, second, how did Second World War affect the freedom movement in the subcontinent? Second World War कब हुई? अगर आप रिकॉल करें तो 1939 से लेके 1945 तक, 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 रही. वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जब ब्रिटिश ने अपने आप को इंटरनेशनल फ्रंट पे सॉर्ट आउट कर लिया, और दे वर द विक्टोरियस वंस, उन्होंने फतह भी कर लिया, तो उनको फिर ये ख्याल आया कि अच्छा ठीक है, अब हम अपने इंटरनल मसले पे आते हैं. और वो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जहां से हम हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश ने ये वादा कर दिया था कि इंडिया को एक सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट दे दी जाएगी, कि उसको आज़ाद कर दिया जाएगा. सो तब से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ था. तो यहाँ पे सिंस दे नीडेड द हेल्प, तो यहाँ पे जो इंडियंस हैं, जो मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों थे, उन्होंने इस बात से फ़ायदा भी उठाया कि दे विल ओनली हेल्प जब ये गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो यहाँ से चली जाएगी और उनको अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट दे देगी. सो दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड वॉर केम एज अ ब्रेक थ्रू
फॉर द पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ताकि एंड में इंडिया और पाकिस्तान के नाम से 2 कंट्रीज बन गए. Third one, all sides rejected the cabinet mission proposals. Why do you think they did so? Cabinet mission proposals, अगर आप रिकॉल करो और पिछले लेक्चर में भी जाओ तो कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स जो हैं उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी. वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों के लिए वो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि उन प्रपोजल्स के बाद नेहरू ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, मिस्टर नेहरू, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, के जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जाएगी ये प्रपोजल जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगी. सो यस, मुस्लिम्स वांटेड देयर रिप्रेजेंटेशन. मुसलमानों का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मुसलमानों को अपनी रिप्रेजेंटेशन मिले. और उसके बाद एंड पे व्हेन दे सॉ कि हिंदूज वर नॉट गोइंग टू लिव टुगेदर एंड इट वुड बी पॉसिबल फॉर देम टू लिव टुगेदर विद हिंदूज इन अ यूनाइटेड इंडिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नाउ आवर डिमांड इज अ सेपरेट कंट्री. एंड दिस वाज द टाइम जब ये कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि जब तक मुसलमानों को अलग मुल्क नहीं दिया जाएगा तब तक वो किसी चीज पे भी अग्री नहीं करेंगे. Fourth one, find out which other new countries came into being in the years 1945 to 50 after the Second World War. अब आपने ये रिसर्च करके इंटरनेट से पता करना है कि 1945 से 1950 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितने मुल्क बने. मेक अ लिस्ट विद द डेट्स ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, और आपने एक लिस्ट बनानी है विद द डेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ इंडिया और पाकिस्तान तो ये 2 कंट्री आपके सामने ही है विद द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस. पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 और इंडिया का 15 अगस्त 1947. There are few more countries. Right now what you're seeing on your screen is the list of those countries which came into being after the Second World War from 45 to 1950. So this is where I'm going to end my lecture and the chapter. अब मैं मिलूंगी आपसे next lecture में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.